हनुमान बेनीवाल को नुकसान करने के लिए एजेंट बनकर, दल्ले बनकर ये वहां लेकर वहां पे पहुंचे हुए हैं। ये जन संवाद नहीं है, जनता का संवाद ले रहे हैं। इतनी अच्छी बहनें, पढ़ी लिखी, ऊर्जावान, डायनेमिक मिलेंगे। प्रतिशत क्या होता है? अच्छी होंगे। प्रतिशत में तो डिवाइड में तो बराबर सम्मान मानता हूँ। मैं तो उकलाना से मेरा एक लगाव है। उकलाना हल्के में हमारे परिवार के, हमारे भाईचारे के, वैसे तो मैं 36 बरादरी से सबसे ही भाईचारा है। ये मेरी पंचग्रामी से मेरा अपना अलग एक लगाव, अटैचमेंट है। और यहाँ तो हम रूटीन में मैं आता रहता हूँ। एमएलए बनने के बाद भी मेरे ख्याल 4-5 चक्कर मेरे लग चुके हैं। और उसी संदर्भ में पीछे जब मेरे यहाँ चक्कर लगे तो मैंने देखा कि यहाँ की हमारी पंचग्रामी में हमारे 4 गांव तो बिल्कुल ऑफ रूट पड़ते हैं, जहाँ आने जाने के लिए हमारी बेटियां जो कॉलेजेस में जाती है पढ़ने के लिए, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने पिछले दिनों आया, मेरी 2-4 बेटियां मिली मुझे, उनसे भी बात हुई, बुजुर्गों से बात हुई, मुझे इस बारे में चर्चा की। तो मैंने निर्णय लिया था कि एक बस यहाँ मैं चलाऊँगा। उसी सोच को आज पूरा करने के लिए मैंने इस पंचग्रामी से लगभग 12-13 गाँव से होती हुई गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के लिए एक बस का यहाँ से आज शुभारम्भ किया है। और मैंने आज उस बस में बैठी हुई उन छोटी बहन बेटियों को, उनके चेहरे पे एक मुस्कान देखी है कि आज उनके मन में एक वो था कि भाई आज हमें ये बस मिलने के बाद एक सेफ्टी वे से और एक दृढ़ निश्चय के साथ वो जो है ना अपनी पढ़ाई को पूरा करने का लक्ष्य को लेकर उनके चेहरे पे एक चमक देखने को मिली। तो ये जो सरकार जो बड़े बड़े जुमले और जो सपने दिखाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो महज एक नारा मात्र है, एक जुमला मात्र है। मेरा प्रयास है कि उसको धरातल पे काम करके ऐसी सरकार प्रदेश में बने जो उन बेटियों को, नारी को वास्तव में सशक्तिकरण की ओर आगे लेके जाए। यही मेरा उद्देश्य है। आपने जो नई पार्टी का गठन किया, क्या लगता है आपको आने वाले चुनाव तक आप अपना संगठन खड़ा कर पाएंगे? क्या आपकी क्या योजना, वो कहीं से भी चुनाव लड़ाएंगे आप? बिल्कुल निश्चित रूप से अच्छे लोगों का संगठन खड़ा करना हो तो मैं कल सुबह तक संगठन खड़ा कर सकता हूँ। लेकिन हरियाणा जन सेवक पार्टी का जो संगठन होगा, जो संगठन के जुड़े हुए लोग होंगे, वो पढ़े लिखे लोग होंगे, युवा चेहरे होंगे, बुद्धिजीवी लोग होंगे, ईमानदार लोग होंगे, वो समाज के प्रति अपना दायित्व समझने वाले लोग होंगे। और ऐसे लोगों को, ऐसे किसान मजदूर के घर में पैदा हुए, उस तकलीफ को जानने वाले लोग होंगे और जन सेवा की भावना रखते हुए उस पार्टी के सिपाही बनकर उनको वो प्लेटफार्म दिया जाएगा जो ये बड़े दल और राजघराने सिवाय अपने चाटुकार और अपने गुलाम लोगों को वोट टिकट देते हैं, जिसकी वजह से ईमानदार, पढ़े लिखे, युवा, ऊर्जावान और उस पीड़ा को, दर्द को समझने वाले और उसके लिए कुछ करने का जज्बा रखने वाले युवाओं को जो राजनीति का ये मंच आगे बढ़ने का नहीं मिलता, वो एक मौका हमारे इस हरियाणा जनसेवक पार्टी के माध्यम से हमने ऐसे लोगों से डिस्कस करके और उन लोगों को साथ लेकर इस पार्टी का गठन किया है। और 1 नवंबर को जींद की धरती से 1 नवंबर हरियाणा डे के रूप में मनाया जाता है। उस 1 नवंबर 2023 को एक नए हरियाणा की नींव रखने का काम करेंगे और हरियाणा की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने का काम करें। आप देखेंगे उस 1 नवंबर की तरफ आज पूरा हरियाणा देख रहा है। 1 नवंबर को ऐसी रैली करके और ऐसा मैनिफेस्टो देंगे जो जनता के लिए होगा और जनता के अपने उनके बेटा बेटी ही उस मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए युवा चेहरे, पढ़े लिखे, ईमानदार उस विधानसभा में पहुंचकर उस कार्य को करेंगे। वर्तमान भाजपा जसपा सरकार के बारे में आपका क्या राय है? तो आगामी चुनाव के बाद कांग्रेस दावा कर रही है कि उसकी लहर चल रही है, क्या हरियाणा जनसेवक पार्टी भी उसी लहर में शामिल हो जाएगी? लोकतंत्र बचाने के चक्कर में जिस तरह आप आज घोषणा कर रही है कि हमने लोकतंत्र बचाना है, जो कल तक कांग्रेस नेताओं को जेल भेजने की बात करते थे, आज उनके साथ गठबंधन है।
क्या हरियाणा जनसेवक पार्टी भी ऐसा ही करेगी? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, आज प्रदेश के अंदर मौजूदा सरकार भाजपा और जसपा की जो ये ठगबंधन की सरकार, जो लुटेरी सरकार है, जिससे आज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और परेशान है, अपने आप को लुटा हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कभी कभी इंसान जो भगवान जो है ना, उन्हीं के मुंह से कुछ कहलवा देता, आपने देखा होगा नहीं। और अब की बार जो अभी ये हाउस खत्म हुआ है, उस राजकुमार जो ठगबंधन का एक हिस्सा है, बहुत बड़ी इस प्रदेश को झूठ बोलकर और बड़े बड़े सपने दिखाकर जिसने भाजपा के खिलाफ वोट लेकर सत्ता में है, उस राजकुमार की माता श्री जो बारडा से विधायक है, उसने आपने देखा होगा खड़ी हो गए उस विधानसभा में खुद कहा कि लोग अब इस सरकार से जो है ना अपने आप को ठगा हुआ और लुटा हुआ महसूस करते हैं। मैंने उस बात को विधानसभा में उठाया था कि वास्तव में आज पहली बार भगवान ने इनके मुख से सच्चाई निकलवाई है। तो आज प्रदेश के लोग इस सरकार से ठगबंधन की लुटेरी जसपा भाजपा गठबंधन से परेशान हो चुके हैं। वो किसी भी सूरत में इसको सत्ता से बाहर करने की इरादा और एक वो रखते हैं, रात को सपने में भी इसके बारे में सोचते हैं। आज हालात ये है कि उसके सामने सिर्फ कांग्रेस नजर आती है। हम 1 नवंबर को आज प्रदेश के लोग विचलित हैं, क्योंकि सामने जो कांग्रेस नजर आ रही है, उस कांग्रेस को 9 साल पहले हरियाणा प्रदेश के लोगों ने उसके कार्यशैली से परेशान होकर सत्ता से बाहर किया था और भाजपा के रूप में एक विकल्प देकर उनको सत्ता में ले गए थे। आज वही है, लेकिन इस भाजपा ने उस कांग्रेस को, जिसको लोग 9 साल पहले गाली दे रहे थे, उसको इससे अपने आप इनके कार्य से बेहतर कर दिया। तो लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं। हम 1 नवंबर को इस प्रदेश को एक नया विकल्प देने जा रहे हैं और इस प्रदेश के ईमानदार युवा, ऊर्जावान, पढ़े लिखे, गरीब मजदूर, किसान के बेटे, छोटे व्यापारी, कर्मचारी के बेटे, जो उस दुख और तकलीफ को जानते हो, उन ईमानदार चेहरों को लेकर इस प्रदेश को बचाने के लिए, इस प्रदेश के युवा का भविष्य जो अंधकार में है, इस प्रदेश का किसान, गरीब, कमेरा वर्ग जो आज गर्दिश में जाता जा रहा है, इस प्रदेश के हर वर्ग, कर्मचारी, व्यापारी जो आज सरकार की नीतियों की वजह से अपने आप को त्रास्त और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको बचाने की नीतियां लेकर हम इस प्रदेश के लिए आगे बढ़े। रैलियों के इस दौर में एक रैली 2 अक्टूबर को होने जा रही, मेरी आवाज सुनो। चौधरी वीरेंद्र सिंह की आखिर क्या सुनाना चाहते हैं? देखिए, मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे प्रदेश के बुजुर्ग, सम्मानित हृदय नेता हैं। मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा, शायद वो बुढ़ापे में दिमाग शायद उनका थोड़ा सा वो हो गया है, उनको रेस्ट करना चाहिए। 82 साल की उम्र तक वो सुना नहीं पाए, अब क्या सुनाएंगे इस उम्र। अब तो उनकी एज जा चुकी है, उनको अपने बुढ़ापे की तरफ अपने जाकर अपना बुजुर्ग उसमें जाके विश्राम करना चाहिए। और अब इन बातों में कुछ नहीं रखा। इस उम्र में, अब 82 साल तक वो कुछ नहीं सुना सके, इस उम्र में क्या सुनाएंगे। जो ब्रजेंद्र सिंह जी सांसद महोदय हैं जो जी, वो एक बीजेपी में भी है और ये चर्चा चल रही है अभी 2 अक्टूबर को कुछ घोषणा करने वाले हैं और वो देखिए, साथ में खड़े दिखाई दे। ये लोग राजपूत लोग हैं, इन्होंने रॉयल्टी चौधरी छोटराम के नाम की बहुत खाली है। इन परिवारों को अब प्रदेश के लोग बख्शने वाले नहीं है। ये जितने परिवार थे, देवीलाल के नाम की रॉयल्टी, छोटराम के नाम की रॉयल्टी, भजनलाल के नाम की रॉयल्टी, बंसीलाल के नाम की रॉयल्टी, ये रॉयल्टी अब लोगों ने बंद देनी कर दी। और आप देखेंगे इस आने वाले 2024 में एक आश्चर्यजनक नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। शायद जो ये लुटेरे परिवार हैं जो आज राजकुमार बैठे, इनके खानदान से और दूसरे खानदान जो छोटराम के नाम से वोट, इनके खानदान से शायद ही कोई अब की बार विधानसभा में कोई इनका परिवार से नहीं होगा। आज तक कितने बस करा दिया आपने निःशुल्क छात्राओं को? देखिए, आज 20वीं बस हमने चलाई है पुराना से, और आने वाले टाइम में और भी जहाँ जहाँ मेरे माइंड में है, ये बसें सरकार का काम है। इससे पहले ये आपने कैदरम लगाई थी, वो भी गुंडुआ का काम था जी, और आज भी गुंडुआ के काम है। देखिए, आप ऐसा है, ये ऐसी सोच आपको नहीं करनी चाहिए। ये मैं जहाँ भी लगाता हूँ, लगा रहा हूँ ना, अपने घर से लगा रहा हूँ ना, तो आप उसको अदरवाइज लेके आप एक व्यक्ति को 36 बरादरी के हैं, वहाँ कोई कुंडू की बेटियां नहीं जाती, 36 बरादरी की बेटियां उसके अंदर पढ़ने जाती हैं। इस प्रकार की मानसिकता से बाहर निकलिए। ये भाजपा ने जो है ना, हमें जातिवाद में इतना बांट दिया है कि हमें कहीं ना कहीं वहीं अटक के रह जाते हैं।
सर आपकी पॉलिटिक्स में जो महिलाओं को कितना स्थान मिलेगा सर, कितना प्रतिशत है जो उनको भी इलेक्शन लड़ेगा, आप किसे चुनेंगे? देखिए, मेरे संगठन में कोई अच्छी बहन पढ़ी लिखी अगर इस प्रकार की इच्छा जाहिर करके हमारे साथ होगी तो मेरी प्राथमिकता रहेगी उसको आगे बढ़ाने के लिए। सर जैसे अब बिल लेके आए हैं सरकार, भाजपा सरकार जी। बिल लेके आया है और इलेक्शन है 2024 में सिर पे है जी, और इस टाइम ये बिल लेके आना 33% ये बिल महज एक लॉलीपॉप है, बेवकूफ़ बनाने का है। जो सरकार का भाजपा का मंशा रहता है एक जो है लॉलीपॉप देने का और प्रैक्टिकल ना हो। ये जो बिल लेके आई है, पहली बात तो बिल अगर वो बराबरी की बात करते हैं, महिला को बराबरी की बात, तो आज प्रदेश के अंदर महिला जो है हरियाणा देश के अंदर लगभग बराबरी के स्थान पे पहुंच गई है। 48.8% महिलाएं जो है ना मेरे देश के अंदर उनकी परसेंटेज है। उस हिसाब से तो 50-50% होना चाहिए। फिर दूसरी बात, अगर इनकी मंशा इस बिल को लागू करने की थी तो अभी 2024 के अंदर लागू करते हैं। अब उसको प्री सीमन की बात करते हैं, 2031 में प्री सीमन होगा, तो ये तो 2034 के चुनाव में होगा। तो ये अपने आप में एक छलावा है, धोखा नहीं है क्या? आप इसको प्रॉपरली लागू करना चाहते, आपकी मंशा है तो इसको और 1 साल पहले लेके आते और पूरे करके 2024 में इसको लागू करते। ये महज बेवकूफ़ बनाना और वोट की राजनीति के अलावा कुछ नहीं। सर आपके पास में किसान अभिनेत्री पहुंची है, साथ में दिखाई देती है अक्सर, इसका आपकी पार्टी में क्या स्थान है? रीमन मेरी छोटी बहन है और पहले दिन से ये मेरे साथ नेत्री नहीं, मेरी छोटी बहन, और एक बड़ी मुझे खुशी है इस बात की, मैं हर उसमें कहता हूँ, एक पढ़ी लिखी और उस समाज से जो डाउन टू अर्थ एक किसान, छोटे से किसान के घर में पैदा हो गई थी, उस तकलीफ़ों को, उस दर्द को, ये खुद भी बेरोजगारी के उस दौर से गुजर रही है। इसने वो दर्द करके उसने युवाओं का दर्द और किसान का दर्द को समझती है। हमेशा किसान की लड़ाई में अग्रणी भूमिका में ये रही है। अनेकों वो करते हुए, अनेकों कष्ट झेलते हुए भी इसने दिन देखा ना, रात देखा ना, पूरा वो हर आज मेरे साथ, मुझे पता है, अभी रीमन को पता है कि बलराज भाई उसी दर्द और सोच को लेकर उस राजनीति को करना चाहते हैं। ऐसे ही पढ़े लिखे युवा उर्जानों को आगे बढ़ाकर वो राजनीति प्लेटफार्म देना चाहते हैं। तो मेरी बहन है, इसको बहुत बड़ा दायित्व, और इसका दायित्व तो अपने आप ही है, बगैर दिए ही ये इतना बड़ा दायित्व समझती हैं। हम तो दोनों बहन एक एक को 11 बनकर एक मजबूती के साथ, आपने यात्रा में भी देखा होगा कि सुबह से शाम मेरे साथ कंधा से कंधा मेरे साथ होती थी, और अब भी आगे के उसमें भी, और अभी संगठन में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो है इनको पद हम देने चाहें। संगठन के अंदर मजबूत जिम्मेवारी जिसको अभी से निभा रही है, वो तो एक मीडिया को और आपको देखने को ये पद है, लेकिन ये तो हर पद को अपना समझकर इस पार्टी की जो सोच हमारी है, इस सोच को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर हम बढ़े हैं, उस विचारधारा में पूर्ण रूप से मेरे साथ है। वन नेशन और वन इलेक्शन को आप कैसे लेकर? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन हो तो अच्छी बात है, लेकिन वो राजनीति प्रेरित ना हो, किसी को खत्म करने कर मारने के लिए ना हो। उसके लिए मंशा अच्छी हो और सभी दलों के साथ बैठकर एक आपसी सहमति के साथ उस तरफ बढ़ना चाहिए। मैं उसके पक्ष में अगर ये होता है। सर G20 सम्मेलन हुआ है और मोदी सरकार है और प्रदेश की जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी है पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है एक मोड बन गया है कि G20 जो 2000 देखिए, जिस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं आप, ये हमारा दुर्भाग्य है। माननीय खट्टर साहब ने नरेंद्र मोदी जी की सेवा की है, उनको खिचड़ी बना बना खिलाई है, और उन्होंने इनाम में खुश होकर राजा जी ने उनको हमारे हरियाणा वालों को थोप रखा है। ये तो हमारे हरियाणा वालों का दुर्भाग्य है, तो इसने मनोहर लाल जी ने बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे तो ये साथ वाले गांव के हैं, लेकिन ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री मिला। अब तक के इतिहास के सबसे फेलियर और सबसे डम्मी मुख्यमंत्री जिसको कहूँगा तो वो माननीय मनोहर लाल जी। मुख्यमंत्री तो राजा है, वो जन संवाद कर रहा है, गांव गांव जा रहा है, ऐसा मुख्यमंत्री तो पहली बार देखा है। बिल्कुल, जन संवाद में जो है ना महिलाओं को चांद पे भेज रहा है। जन संवाद करता है अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए। जन संवाद वो होता है कि मैं आपके बीच में बैठता हूं तो आपकी बातें सुनूं, उनका जवाब दूं, उसको जन संवाद कहते हैं।
ये तो जनता का स्वाद लेने के लिए वो चल रहा है। ये जन संवाद नहीं है, जनता का स्वाद ले रहे हैं अपने राजापन का। वहाँ किसी को ना बोलने देते हैं, ना किसी को अपनी तारीफ अपने जय जयकारे के अलावा काय का जन संवाद इसकी बात कर। तो आपको लगता है इनका गठबंधन आगे चल पाएगा या पूरा हो गया इनका कार्य? इनका घड़ा भर चुका है पाप का। ये गठबंधन लुटेरों का रहे या ना रहे, इनका जो है ना ये समापन समारोह जल्दी होने वाला। जनता की, प्रदेश के जनता इस बात के लिए तैयार बैठी है, मन बना चुकी है। इस लूट और झूठ की राजनीति जो ये इसके राजकुमार, जो ठगबंधन लुटेरे राजकुमार, जो सहयोगी दल हैं, ये पहले भाजपा को जमुना पार दे दिए तो भाजपा ने उनकी गोदी में बैठ गए। लेकिन अब की बार जनता इन दोनों को जमुना पार पक्का भेजेगी, ये निश्चय जनता बना चुकी है। आप कह रहे हैं खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो अभी राजस्थान में भी अपने पैर पसारे 25 तारीख को। ऐसा है, मैं राजस्थान के लिए आपको बता देता हूँ, वो वहाँ एजेंट बन के गए हैं। पहले इनके पूर्वजों का भी इतिहास रहा है। पहले उन्होंने जाके वहाँ बलराम जाखड़ जी को खत्म करने का प्रयास किया तो उनको हराया था सिक्कर से। अब ये वहाँ एक नया एक किसान का बेटा जो आगे बढ़ रहा है, हनुमान बेनीवाल, उस हनुमान बेनीवाल को नुकसान करने के लिए एजेंट बनकर, दल्ले बनकर ये वहाँ लेकर वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। पहले इन्होंने, इनके पूर्वजों ने जो ना यूपी के अंदर चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह को खत्म करने के लिए वहाँ यूपी में भी डंका बजा, जिसलिए उनको खत्म करने ये वहाँ वोट तोड़कर, वोट का डिवीजन करके ये हनुमान बेनीवाल को नुकसान करने के लिए गए हैं। अदरवाइज इससे ज़्यादा इनका पल्ले वहाँ कुछ नहीं है, ना कुछ आने वाला है ना जाने वाला। यहाँ बतेरा पैसा लूट रखा है और अब जो उसी भाजपा की मदद करने के लिए उसमें राजस्थान में गए। सर आपने जो कहा है 2024 में भाजपा को पार का रास्ता दिखाएंगे, ऐसे जो हमारे दुष्यंत चौटाला भी कहते हैं, लेकिन बाद में अर्जुन की गोद में बैठ जाते हैं। इन फ्यूचर अगर ऐसी स्थितियां बनी, ऐसे सर्कमस्टांस बने, तो आपका क्या जो अगर मेरी ये वो मंशा रहती तो मैं अभी विधायक और उसी सरकार का सहयोगी था और मुझे ये मंत्री पिछले 3 साल से बना रहे थे, मैं भी उसी सरकार की लुफ्त उठा रहा होता। मैं मंत्री पद बनकर वो मान लूँ, मुझे आगे गिर जाने की जरूरत नहीं थी। मैं अभी वो कर्म करना होता तो अभी कर लेता। ठीक है, मैं भी मोटा पैसा गोपाल कांडा की तरह कॉलोनियाँ काटता, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता, हजारों करोड़ रुपए कमा लेता है। मुझे उसके लिए अब जनता को, पूरे प्रदेश को बलराज कुंडू की नीयत और हित के बारे में अच्छी तरह समझ आ चुकी है। मेरे को 50-40 करोड़ रुपए राज्यसभा की वोट डालने के लिए दे रही थी ये लोग, लेकिन बलराज कुंडू बिकाऊ नहीं हो, किसान मजदूर का एक फौजी का बेटा है। वो ईमानदारी के साथ में इस लूट और झूठ की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ और आखिरी सांस तक लड़ूंगा। निश्चित रूप से इस हरियाणा प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम करूँगा। सर आप उचाना कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कई बार गए हैं, वहाँ की जनता का क्या सहयोग है सर? क्या वहाँ की जनता अब की बार एक नया निर्णय लेगी और ये मठाधीश जो राजनीति के में बैठे हैं, जिन्होंने दिल्ली की ड्राइंग रूमों में बैठकर 5 स्टार की राजनीति की है, राजघरानों की दुकान बंद होके, अब की बार किसी नेता और पार्टी का गुलाम नहीं, अब की बार उकलाना का कोई बेटा बेटी उनका प्रतिनिधि बन के जाएगा जो उनके लिए लड़ेगा। ऐसा नहीं होगा जो अपने उस पार्टी के आकाओं के बाहर मंत्री होते हुए जो ना एक स्टूल पर बैठा मिलेगा, जो उनके सामने बोलने की हिम्मत ना रखता हो। आज बड़ा दुर्भाग्य है, एक मंत्री होते हुए आप बस के लिए आप अभी चर्चा कर रहे थे। तो ये वो लोग हैं, एक गुलाम लोगों की दुकानदारी बंद करके जनता के अपने बेटा बेटी जो उनके लिए लड़े, डरने वाले झुकने वाले ना हो, ऐसे युवाओं को, पढ़े लिखों को जो है ना वो भेजेंगे। यही मेरी सोच है। अब की बार उकलाना, आपका ही उकलाना। ऐसा जितने भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके तो विषय के चुनाव के लिए उनका किसी का भी सुखद एहसास नहीं रहा। क्या नहीं रहा? किसी का भी सुखद एहसास, अनुभव नहीं रहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो चुनाव हुए हैं हरियाणा में, क्या दुष्यंत चौटाला के मुझे समझने वाला है? इनके परिवार से कोई अब की बार विधानसभा लोकसभा में नहीं हुआ। इस बात को मैं लिख के स्टाम्प पेपर पर देता हूँ, आप मेरी बात को नोट कर लेना। बलराज जी, आपकी पार्टी लोकसभा के चुनाव लड़ेगी? अगर मुझे कोई बहुत अच्छा, निष्ठावान, ईमानदार ऐसा कैंडिडेट मिलता है और मैं जनता की राय लेकर उस बात को आगे बढ़ूंगा, निश्चित रूप से अगर मिलेगा तो उसको चुनाव लड़ाएंगे। दूसरी बात, आपने अभी आरोप लगाया था कि 50 करोड़ रुपए का आपको ऑफर दिया गया, वो कांग्रेस की तरफ से था, बीजेपी? दोनों पार्टियों की तरफ से था मेरे को ऑफर। जी, दोनों को आपने? जी, वोट आपका? मैंने इसलिए दिया, बीजेपी को वोट क्यों दूं? और कांग्रेस ने 2.5 करोड़ जनता का अपमान किया था। क्या हरियाणा प्रदेश में एक भी उनको ऐसा पढ़ा लिखा ईमानदार शख्सियत नहीं मिली जिसको वो राज्यसभा की वोट देकर एक बाहर के व्यक्ति को उठाकर यहाँ डाल दिया, जिसको हरियाणा के बारे में कुछ पता ही नहीं? क्या वो तकलीफें राज्यसभा में उठाएगा हरियाणा प्रदेश की जनता के बारे में? ऐसे व्यक्ति को मैं वोट क्यों दूं?
तो सब महिलाओं को कितनी टिकटों की उम्मीद करते हैं? मैंने अभी बताया था, मेरे को जितनी अच्छी बहनें पढ़ी लिखी ऊर्जावान डायनेमिक मिलेंगे, प्रतिशत क्या होता है अच्छी होंगी, प्रतिशत में तो डिवाइड में तो बराबर सम्मान मानता हूँ। महिलाओं में पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं मानता। अगर मुझे 90 में से 80 ऐसी मिलेंगी तो 80 उनको दूंगा, 10 मिलेंगी तो 10 दूंगा, ठीक है ना। उनको उनकी ऐसी अच्छी बहनें अगर मेरे साथ आती हैं जो पढ़ी लिखी वास्तव में ईमानदारी के साथ में प्रदेश के लिए और जन सेवा की भावना से राजनीति करना चाहती हैं तो उनको मैं टिकट। कुंदू साहब, एक आपने यात्रा शुरू की थी, परिवर्तन यात्रा, कितना का आपने लाभ हो उस यात्रा का? मैंने लाभ लेने के लिए नहीं की थी वो यात्रा। लोग कितने, मैंने प्रदेश के लोगों की नब्ज टटोलने के लिए, प्रदेश के लोग कितने परेशान और पीड़ित हैं इस ठगबंधन की लुटेरी सरकार से, वो जानने के लिए, मैं प्रदेश के लोगों के व्यू जानने के लिए वो यात्रा निकाली थी। और उसी यात्रा का नतीजा ये है कि उसकी यात्रा से वो सारी चीज़ निकालने के बाद में मैं नई पार्टी का गठन किया है कि लोग इतने परेशान और पीड़ित हो चुके हैं, इतने त्रास और लुटे हुए समझ रहे हैं कि आज हर पार्टी के इन नेताओं से, राजकुमारों से, राजघरानों से वो तंग आ चुके हैं। और जिस प्रकार की राजनीति ये कर रहे हैं, उस पढ़े लिखे गरीब किसान मजदूर के पढ़े लिखे ऊर्जावान और ईमानदार युवा को मैं एक ऐसा राजनीतिक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूं जो उनके वकील बनकर उनके अनुसार राजनीति करें, अपना घर भरने की राजनीति ना करें। इसी सोच के साथ उस यात्रा का ही नतीजा है कि मैंने इस राजनीतिक दल का लोगों को ऐसा इकट्ठा करके उनका गठन करवाया। कुंदू साहब, एक जैसे जो टोल प्लाजा है उनकी गुंडागर्दी लगातार सामने आ रही है, जनता के साथ बदतमीजी, गलत व्यवहार, तो आपको क्या लगता है कि ये जब सरकारें अच्छी होंगी ना, इस प्रकार की व्यवस्थाएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। सर, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी शिक्षा के लिए आप क्या कुछ अलग से पोर्टल बनाएंगे? जैसे कि सीईटी के एग्जाम चल रहे हैं, आज दिन पेपर लीक हो रहे हैं, पोस्टपोन किए जा रहे हैं, इस सरकार में जो स्टूडेंट सड़कों पे है, आपकी सरकार आपने देखा होगा मैं हर हाउस में युवाओं के लिए कितनी आवाज़ उठाता हूँ इसी मुद्दे के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के लिए। और जो HSC और HPSC की जो कार्यशैली है उसके ऊपर कितने लकोने पेपर, आए दिन पेपर लीक होना, उसमें घपले होना, आए दिन कोई ना कोई खामियां छोड़कर उन नौकरियों में जो है ना स्टे होना कोर्ट का, तो ये सारी सोची समझी उसके तहत हैं। तो हम कभी जब उस सरकार या सरकार में ऐसे होंगे तो इस प्रकार की कोई तरह किसी युवा के साथ ऐसा अन्याय नहीं होगा। हर युवा को मौका दिया जाएगा नौकरी में बैठने का, पार्टिसिपेट करने का, ये निश्चित रूप से मैं आपको दावा करता हूँ। बलराज जी, आपने आरोप लगाया कि मतलब जो सरकार बदली जाती है पहले खामियों का कारण बदल जाता है। क्या मतलब अगर ये सरकारें बदली जाती तो वही खामियां आप लोगों में भी आ जाएंगी? खामियों के कारण नहीं, मैंने अभी तो ये खामियां HSC की बताई थी जो आपको सुनी। रही बात जो सरकारें बदलती तभी हैं, लोग तभी उसके खिलाफ डालते हैं जब उससे परेशान हो जाते हैं, उसकी नीतियों से उनको इतना तंग हो जाते हैं, उसकी करप्शन से, लूट और झूठ से, तभी दूसरे की तरफ जाते हैं। लेकिन ये सिस्टम बरकरार लोगों ने सबको देख लिया, लोग आज परेशान हैं भी किसको देखें। अब लोगों को एक नया विकल्प देंगे हम, लोगों के अपने बीच के उनके बेटा बेटी जो पढ़े लिखे हों, ईमानदार हों, समाज में जिनका एक अपना अलग पहचान हो, ऐसे लोगों को आगे लेके आएंगे। धन्यवाद।